हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स से वो स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कुछ कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताए थे, जिनमें अपन ने प्रोडक्शन के बारे में, जो उत्पादन है उसके बारे में, और जो वस्तुएं हैं उनके बारे में, और निवेश के बारे में, आय के चक्राकार प्रवाह के बारे में, स्टॉक और प्रवाह के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। मैं अभी आने वाले चैप्टरों में कुछ काम आने वाली कुछ 2-3 अवधारणाएं और बता रहा हूँ आपको, जो क्या क्या हैं। देखिए, एक तो है घरेलू सीमा। आगे क्या अध्ययन करने वाले हैं अपन? नेशनल इनकम अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय जो चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं अभी जल्दी, ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। और राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हर कंपटीशन में आता है, और आगे भी आपकी जो हर क्लास है उसमें, मतलब जो बीकॉम वगैरह में भी आएगा, और आगे काफ़ी जगह पर उसका यूज होता है। ठीक है। सो राष्ट्रीय आय होती क्या है उसको जानने से पहले अपन ये कंसेप्ट देख लेते हैं। एक तो वर्ड है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा का मतलब होता है कि एक देश की भौगोलिक सीमाएं, एक देश की भौगोलिक सीमाएं। जैसे अपने भारत है तो भारत की भौगोलिक सीमाएं, जो अपना जो नक्शा दिखता है वही नहीं है केवल, उसके अलावा समुद्र में भी काफ़ी कुछ हद तक अपना अधिकार है ना। हिंद महासागर वगैरह में भी अपना काफ़ी कुछ हद तक अधिकार है। तो ये जो भौगोलिक सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो अपनी घरेलू सीमा में काउंट होती हैं। ध्यान रहे, अपने देश की सीमाओं में, भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो अपने देश की घरेलू सीमा की आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे उपभोग हो, चाहे कुछ और हो। अब ये घरेलू सीमा में ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो अपन करें, चाहे कोई विदेशी लोग आकर के करें। जैसे अगर कोई एयरटेल की कंपनी है, वो भारत में अपनी सेवाएं दे रही है, तो भारत की घरेलू सीमा में उसका उत्पादन काउंट किया जाएगा। ठीक है। कोई भी विदेशी कंपनी या विदेशी लोग अगर भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो भारत की घरेलू सीमा में गिनती मतलब उसकी होगी, उसको अगर गिना जाएगा। ठीक है। एक कंसेप्ट होता है सामान्य निवासी। क्या होता है? सामान्य निवासी। ये सामान्य निवासी का मतलब क्या होता है कि अपने एक देश के नागरिक, मतलब वो लोग जिनको उस देश की नागरिकता मिली हुई है। जैसे भारत के नागरिक हैं, तो वो जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उत्पादन उपभोग करते हैं, उसकी बात होती है। अब ये सामान्य निवासी मतलब अपने देश के नागरिकों की बात होती है, तो वो चाहे विदेशों में रहते हों या अपने देश में रहते हों, अगर उनको नागरिकता भारत की मिली हुई है तो वो कहीं पर भी रहें, उनकी एक्टिविटीज़ भारत की एक्टिविटीज़ में काउंट होगी। इस सामान्य निवासी वाली अवधारणा में क्या होता है कि जो विदेशी लोग हैं वो अपने यहाँ पर कोई अगर अपने देश में कोई काम कर रहे हैं, तो वो इस सामान्य निवासी की अवधारणा में काउंट नहीं होगा। घरेलू सीमा में तो काउंट होगा, क्योंकि अपने देश की सीमा में काम कर रहे हैं वो, परंतु सामान्य निवासी में वही नागरिक होंगे जो भारत के नागरिक हैं, किसी देश के नागरिक हैं, उनकी गतिविधियाँ शामिल होगी। तो आगे क्या है कि अपन उत्पादन का अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, तो उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय आय की एक तो अवधारणा होती है घरेलू सीमा वाली, जिसमें अपने देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर चाहे विदेशी हो चाहे अपने देश के हो, वो जो उत्पादन करेंगे उससे प्राप्त आय है, उसको घरेलू सीमा वाली आय कहेंगे। और एक होती है सामान्य निवासी वाली। सामान्य निवासी वाली क्या होती है कि इसमें अपने देश के निवासी, चाहे वो यहाँ रह रहे हों चाहे विदेशों में रह रहे हों, वो जो उत्पादन करते हैं, वो जो इनकम प्राप्त करते हैं, उनकी इनकम शामिल होती है। कौन से में? सामान्य निवासी में। एक चीज़ है NFIA, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, हिंदी में लिखते हैं इसको विदेशों से प्राप्त शुद्ध
साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये क्या होती है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ये क्या होती है? देखो, अपन विदेशों में वस्तुएं भेजते हैं जिसको अपन बोलते हैं निर्यात, और विदेशों से वस्तुएं मंगाते हैं जिसको अपन बोलते हैं आयात। अपन केवल वस्तुएं ही नहीं, सेवाएं भी विदेशों को देते हैं और विदेशों से लेते भी हैं। तकनीकी सेवाएं हैं, मेडिकल जो सेवाएं हैं, लेबर सर्विस है, वो बैंकिंग सर्विस है, जो परिवहन की सर्विस है, बहुत सारी सेवाएं अपन देते हैं। जैसे आप जानते हो कि भारत के जो मतलब जहाज़ हैं तो वो दूसरे देशों में भी सेवाएं देते हैं। भारत के बैंक हैं वो दूसरे देशों में भी सर्विस देते हैं। भारतीय कंपनियां सर्विस देती हैं। भारत के जो लोग हैं, जैसे आप जानते हो अरब कंट्रीज़ में, ईरान, इराक, दुबई वगैरह में अपने भारत का बहुत सारा लेबर वहाँ पर काम ही करता है। तो ये सेवाएं दे रहे हैं अपन, सेवाओं का निर्यात है ये। इससे अपने को क्या मिलेगा? इनकम मिलती है। अपन भेजते हैं ना, देते हैं, इससे अपने को क्या मिलती है? इनकम मिलती है। और अगर अपन विदेशों से सेवाएं लेते हैं तो अपने को भुगतान करना होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का एक तो देते हैं निर्यात और एक होता है आयात। ठीक है। अब नेट का मतलब होता है शुद्ध, फैक्टर का मतलब साधन, इनकम आय, एब्रोड का मतलब बाहर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFIA। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो अपने को इनकम मिली विदेशों से, अपने जो विदेशों से इनकम प्राप्त की है, उसमें से जो अपने इनकम विदेशों को दी है, जो भुगतान किया है, उसको घटा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि विदेशों से अपने को एक साल में इनकम हुई 1 लाख करोड़ की, मतलब 1 लाख करोड़ रुपये अपने को प्राप्त हुए। 1 लाख करोड़ रुपये की जो अपने वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की हैं, ठीक है, विदेशों को, तो 1 लाख करोड़ रुपये अपने को प्राप्त हुए। और विदेशों को अपने जो पेमेंट किया, भुगतान किया है, वो सपोज कीजिए 80,000 करोड़ है। कितना भुगतान है? 80,000 करोड़। तो उस कंडीशन में विदेशों से अपने को जो शुद्ध साधन आय मिली है वो है 20,000 करोड़। कितनी है? 20,000 करोड़। ठीक है, एक वर्ष की है ये। अब ये तो प्लस में आ गई। कल को ऐसा भी हो सकता है कि अपने विदेशों से अपने को मिले तो 1 लाख करोड़, ठीक है, और अपने को भुगतान करना पड़ा है 1,15,000 करोड़। तो उस कंडीशन में 15,000 करोड़ का अपने माइनस में, ये NFI किस में आ गई है? माइनस में आ गई है। सामान्यतः इसको NFI को क्या लिखते हैं अपन? x माइनस m, x माइनस m। एक्स को प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट, निर्यात। एक्सपोर्ट, निर्यात को x से प्रेजेंट करते हैं, और इम्पोर्ट, आयात को प्रेजेंट करते हैं m से। तो निर्यात माइनस आयात, इसके द्वारा भी अपन NFIA को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक है NIT, इंग्लिश में जो वर्ड है फुल फॉर्म है NIT, जिसको अपन लिखते हैं फुल फॉर्म में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या बोल सकते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध को दूसरा वर्ड है कि निवल अप्रत्यक्ष कर। ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो कर है ना, वो जो सरकार अपने पर लगाती है, वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक तो होते हैं प्रत्यक्ष कर, एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं अप्रत्यक्ष कर? कि प्रत्यक्ष कर तो कौन से होते हैं? जैसे इनकम टैक्स है, मतलब आयकर है, संपत्ति कर है, ये है प्रत्यक्ष कर। ठीक है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर समझिए। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? कि जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं सरकार द्वारा, उसी व्यक्ति पर भार पड़े, उसी व्यक्ति को चुकाना पड़े, उसी व्यक्ति पर उसका भार पड़े, वो है प्रत्यक्ष कर। ठीक है। पहली बात तो कर क्या होता है ये समझो।
कर क्या होता है, पुराने टाइम में इसको लगान बोलते थे, आजकल इसको कर बोलते हैं। तो ये कर होता क्या है, ये ध्यान दें। तो कर क्या है, एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सरकार द्वारा जनता से वसूल किया जाता है। मतलब जनता को, सरकार इसको लगाती है और जनता को इसको भुगतान करना ही पड़ता है। पहले टैक्स का भुगतान करो, बाकी क्रियाएं बाद में करो। तो कर क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है और बदले में जनता इससे कोई लाभ की उम्मीद नहीं करती है। मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने अपन ने टैक्स चुकाया है तो अपन बोलते हैं कि भाई हम टैक्स दिया तो बदले में हमें ये दो, किसी लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है। अब कर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी पर भार पड़े। जैसे मेरे पर लगाया तो मेरी जेब पर ही भार पड़ेगा, सारा भार मुझे ही उठाना पड़ेगा। ये होता है प्रत्यक्ष कर। जैसे इनकम टैक्स किसी पर भी अगर लगता है तो पूरा भार उसी को वहन करना पड़ता है, जितनी राशि है टैक्स की उतना। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। वो क्या है, ये कर वो होते हैं, ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वह व्यक्ति इन करों का भार दूसरों पर डालने में सक्षम होता है। ऐसे कर जिनका भार वो व्यक्ति जिस पर लगाए गए हैं वो दूसरों पर डालने में सक्षम होता है। मतलब टैक्स मेरे पर लगाया गया और मैं वसूल किसी और से करता हूँ, ये होते हैं अप्रत्यक्ष कर। जिस पर लगाए जाएं उस पर भार नहीं पड़े वो अप्रत्यक्ष कर है, और जिस पर लगाए जाएं उसी पर भार पड़े वो कौन से कर हैं, प्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर, जैसे एक दुकानदार है या एक कंपनी है, उस पर प्रोडक्शन टैक्स लगाया। आप जानते हो जीएसटी वगैरह का, आप सबने नाम सुन रखा होगा। जीएसटी से पहले वेट था। ठीक है। तो ये कंपनियों पर और जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, उन पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ठीक है। ये टैक्स चुकाते वो ही हैं, कंपनियां चुकाती हैं, परंतु वो वसूल किससे कर लेती हैं, वो वस्तु के कीमत में इस टैक्स की राशि शामिल करके आम जनता से वसूल कर लेती है। मतलब जिस पर लगाया गया है वो उसका भार किसी अन्य पर डाल देता है। तो सरकार क्या करती है, अपन जब आगे राष्ट्रीय गणना करेंगे तो सरकार क्या करती है, उत्पादन जो होता है देश में उस पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है, प्रोडक्शन टैक्स लगाती है। जैसे जीएसटी वगैरह है, ये टैक्स ही हैं सारे। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर लगाती है। ठीक है। एक होती है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है अनुदान। इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडी, हिंदी में बोलते हैं अनुदान। ठीक है। सब्सिडी, अनुदान, ये क्या होता है अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको समझने से पहले इनका ज्ञान होना जरूरी है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है। अपन को पढ़ना है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो अपन को इन दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। तो सब्सिडी क्या होती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट बाउंड करती है, मतलब कि आप इतनी कीमत से ज़्यादा कीमत में माल नहीं बेच सकते। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो देश में ज़रूरी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, ज़रूरी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है जनता को। सरकार उन पर एक मतलब सीमा निर्धारित करती है कि आप इससे अधिक कीमत नहीं ले सकते। परंतु हो सकता है, अब जैसे इसमें देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। माना कि एक कंपनी है जिसकी जो कोई वस्तु बना रही है, अक्स वस्तु बना रही है, उस अक्स वस्तु की प्रति इकाई कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है, वो पड़ रही है 100 रुपये। कितनी पड़ रही है, 100 रुपये। परंतु गवर्नमेंट बोलती है कि इस वस्तु की जो प्राइस है वो आप 80 रुपये में ही सेल करो। आप इसको 100 रुपये कीमत है तो कंपनी सीधी सी बात है 100 रुपये से ज़्यादा में बेचेगी, कम में नहीं बेचेगी। क्योंकि कॉस्ट अगर 100 रुपये पड़ रही है तो कंपनी चाहती है कि भाई मैं कम से कम 110 रुपये में तो बेचूँगी। कंपनी ने तय किया कि उसको 110 रुपये प्राइस में बेचेगी, परंतु गवर्नमेंट चाहती है कि वो कितने में बिके, 80 रुपये में बिके, ज़्यादा महंगा नहीं हो।
तो इस कंडीशन में क्या करेगी, इस कंडीशन में सरकार कंपनी को ये मतलब निर्देश देती है कि इस प्रोडक्शन को 80 रुपये में ही आप सेल करो। ठीक है, अब आप ये कम कितने पड़ रहे हैं, 30 रुपये कम पड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी कितने में चाहती है, 110 में बेचना चाहती है। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट चाहती है 80 रुपये में बिके, तो 30 रुपये कम पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ये तय करती है कि ये 30 रुपये सरकार द्वारा फर्म को प्रदान किए जाएंगे, इसलिए 80 रुपये में सेल करो। ये सरकार जो फर्म कंपनियों को प्रदान करती है, ये सहायता बोल सकते हो या अनुदान बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सब्सिडी बोलते हैं। आर्थिक सहायता है ना, कंपनियों को देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो ये तो कंपनियों से वसूल करने वाली चीज़ है और ये कंपनियों को दी जाने वाली चीज़ है। ये तो लिया जाएगा कंपनियों से और ये दिया जाएगा। तो शुद्ध, अब जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट है, उसने एक साड़ी है जो कि एक फर्म में 400 रुपये में बनती है, कॉस्ट कितनी पड़ रही है इसकी, 400 रुपये। ठीक है, गवर्नमेंट उस पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है। अप्रत्यक्ष कर वो बोलते हैं IT, इनडायरेक्ट टैक्स, वो लगाती है 150 रुपये। कितना लगाती है, 150 रुपये। 400 रुपये की जो साड़ी थी, गवर्नमेंट लगाती है 150 रुपये टैक्स के, तो उसकी रेट कितनी हो गई है, 550। ठीक है, 150 रुपये टैक्स लगा करके गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है कितनी, 30 रुपये की। कितनी सब्सिडी दे रही है, 30 रुपये की सब्सिडी देती है। तो टैक्स IT है वो तो है 150 और सब्सिडी है वो है 30 रुपये। तो शुद्ध रूप से गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला इससे, 150 रुपये लिए और 30 रुपये दिए, तो शुद्ध रूप से कितना मिला, 120 रुपये। कैसे निकाला अपन 120 रुपये, 150 माइनस 30 बराबर 120 रुपये। ये 120 है वो है NIT, ये है NIT, जिसकी गणना कैसे की अपन ने, इसकी गणना की अपन ने, ये 150 क्या है, 150 IT इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस 30 क्या है, 30 है सब्सिडी, माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी बराबर NIT। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ेंगे अपन, एक तो चीज़ को पढ़ेंगे बाजार मूल्य पर, किस पे पढ़ेंगे, बाजार मूल्य पर, और एक पढ़ेंगे अपन साधन लागत पर। बाजार मूल्य को अपन बोलते हैं मार्केट प्राइस, साधन लागत को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इसकी गणना करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मार्केट में अभी साड़ी की बात की थी, तो इसमें 400 की साड़ी 150 टैक्स प्लस 30 सब्सिडी, तो कुल कितने में हो गई ये साड़ी, 400 प्लस 150 550, 550 में से 30 लेस कर दो तो ये पड़ेगी 520 रुपये की। ये तो है मार्केट प्राइस, ये तो क्या है, मार्केट प्राइस, बाज़ार की कीमत क्या रहेगी, 520 रुपये। और फैक्टर कॉस्ट ये कितनी पड़ी थी, 400 रुपये। तो फैक्टर कॉस्ट पर प्रोडक्शन होगा वो तो ये होगा, और बाजार मूल्य पर प्रोडक्शन होगा वो ये होगा। अब इन दोनों में अंतर किस चीज़ का है, अंतर है इसका, है ना, इसमें ये जुड़ा तो ये आया और इसमें से ये घटाया तो ये आया। ये क्या है, ये है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको कंसेप्ट को समझना है, रटना मत बिल्कुल भी। आराम से वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लेना कि गवर्नमेंट वस्तुओं और सेवाओं पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लगाती है। जो अप्रत्यक्ष कर लगाती है उसमें से जो सब्सिडी है वो घटा करके अपन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की गणना करते हैं। तो कंपनियों से जो माल निकलता है उसमें से ये टैक्स जोड़ने के बाद मार्केट में इस रेट पर पहुँचता है। तो ये तो है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में से यदि गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। 520 माइनस 120 बराबर 400। तो लागत के बेस पर तो माल ये निकला है और मार्केट प्राइस के बेस पर माल ये निकला है।
तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस मैटर को, ये जो है ना, ये पूरा मैं नोट्स के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, वो क्या है देखिएगा। कल मैंने आपको बताया था समष्टि के जनक J.M. किन्स, ठीक है। उनकी पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। अभी यहाँ पर घरेलू सीमा के अंतर्गत एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाली आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। मतलब एक देश की सीमाओं के अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होंगी उनको अपने घरेलू सीमा में शामिल करते हैं। इसमें देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर की आर्थिक क्रियाएँ शामिल नहीं होती हैं। अपने देश से बाहर की जो गतिविधियाँ, चाहे अपने देश के नागरिक हों चाहे विदेशी हों, वो शामिल नहीं होंगी अपने देश की भौगोलिक सीमाओं में। अपने देश की भौगोलिक सीमाओं में जो गतिविधियां होती हैं वो चाहे अपने देश के नागरिक करें चाहे विदेशी करें, उनको घरेलू सीमा में काउंट करते हैं। अब ये इसलिए पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि आगे अपन घरेलू सीमा का कंसेप्ट राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पढ़ेंगे, जिसमें आपने GDP नाम सुना होगा, GDP 10th में भी पढ़ा होगा, GDP सकल घरेलू उत्पाद। तो वो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो घरेलू सीमा वाली अवधारणा है कि भाई अपने देश की सीमाओं के भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाला उत्पादन। और GDP के अलावा एक होती है GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो उसमें घरेलू सीमाओं से मतलब नहीं रहता है। ये कंसेप्ट इस सामान्य निवासी की अवधारणा का होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि भाई एक देश के नागरिक, चाहे वो विदेश में हो चाहे कहीं पर भी हो, वो जो उत्पादन करते हैं एक साल में, एक वर्ष में, उसका जोड़ करके अपन GNP निकालते हैं। GDP देश की सीमाओं वाला उत्पादन, और GDP देश की सीमाओं वाला, और GNP देश के नागरिकों वाला जो उत्पादन है उसको अपन शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, विदेशों वाली जो कमाई है, कौन सी विदेशों वाली कमाई, ये है ना विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFIA, ये इस घरेलू सीमा में तो शामिल नहीं होती है और इसमें शामिल होती है सामान्य निवासी में, क्योंकि सामान्य निवासी अपने देश के जो नागरिक विदेशों से भी कमाई करते हैं, तो वो इसमें शामिल होती है। किसमें, GNP में। सामान्य निवासी क्या होती है, किसी देश के सामान्य निवासी वो लोग होते हैं जिन्हें उस देश की नागरिकता प्राप्त होती है। एक देश की राष्ट्रीय आय उस देश की सामान्य निवासियों की अर्जित आयों का योग होती है। एक देश की जो राष्ट्रीय आय है ना, वो उस देश के मतलब राष्ट्रीय आय होती क्या है, उस देश के जो सामान्य निवासी ना, जिनको नागरिकता मिली हुई है, उन निवासियों की एक वर्ष की अर्जित आय होती है। मतलब एक वर्ष में वो सब लोग कितना कमाते हैं, अपने देश के नागरिक हैं, वो एक साल में कितना कमाते हैं, वो क्या होती है, अपने देश की राष्ट्रीय आय होगी। यानी विदेशी जो लोग हैं वो अगर अपने देश में कमा रहे हैं तो उसको अपने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। किस में, कौन सी राष्ट्रीय आय में, अपने देश की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अब एक ये जो कंसेप्ट पढ़ाया था NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, क्या है, एक देश के कुल निर्यातों में से, कुल निर्यात मतलब अपने वस्तुओं और सेवाओं को जो भेजते हैं ना, विदेशों को देते हैं, उसमें से कुल आयातों को घटाने पर NFIA प्राप्त होती है। निर्यातों के आयातों से अधिक होने पर, अगर निर्यात ज़्यादा है आयात कम है तब तो NFIA धनात्मक, तथा आयातों के निर्यातों से अधिक होने पर NFIA ऋणात्मक होती है। NFIA बराबर x माइनस M। NFIA का मतलब होता है घरेलू साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये x माइनस M क्या है, घरेलू साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, ये तो x हो गया। मतलब अपने देश के जो लोग हैं या साधन हैं वो विदेशों से कमाई करते हैं, वो तो x हो गया। और विदेशी साधनों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित आय, विदेशी जो साधन हैं या लोग हैं वो अपनी सीमा से कितना कमा कर लेकर जाते हैं। मतलब अपन ने विदेशों से कितना कमाया और विदेशी अपने से कितना कमाते हैं, तो जो अपन ने कमाया विदेशों से, उसमें से जो विदेशी अपने यहाँ से कमाते हैं उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अभी ये अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर, इसको अपन बोलते हैं विशुद्ध परोक्ष कर, NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं बिक्री पर लगाए गए कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जैसे GST, ठीक है। सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर के उत्पादन और बिक्री पर जो टैक्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जैसे GST।
सकल, सकल का मतलब होता है कुल, कुल अप्रत्यक्ष करों में से अनुदान सरकार जो सब्सिडी देती है, ठीक है, उसको घटा करके एनआईटी की गणना की जाती है। देखो इस वर्ड का मीनिंग समझो, शुद्ध मतलब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर सरकार और आप जनता हो, ठीक है। तो अगर मैं आप पर टैक्स लगाता हूँ, ठीक, कोई चीज़ वगैरह, जैसे आपको सपोज करो कि आपकी अगर अपनी उत्पादन कर रहे हो, आप कोई भी काम उत्पादन कर रहे हो, तो मैं यदि आप पर टैक्स लगाता हूँ तो टैक्स भी लगाता हूँ प्लस जो आप में से कोई कमज़ोर है उनको सब्सिडी भी देता हूँ, मतलब सब्सिडी मतलब अनुदान भी देता हूँ। तो अगर मैंने आप पर 1000 रुपये टैक्स लगाया और आपको मैंने 300 या 400 रुपये की मैंने क्या कर दिया, आपको सब्सिडी दे दी, बस कितने वसूल किया आपसे, 1000 रुपये वसूल किया आपसे और 400 रुपये की आपको अनुदान या छूट या सहायता दे दी, तो शुद्ध रूप से मुझे कितना मिला, शुद्ध रूप से मुझे मिला 600 रुपये। तो 600 की गणना कैसे की, जो कुल अप्रत्यक्ष कर था, सकल अप्रत्यक्ष कर लगाया मैंने 1000 रुपये, उसमें से जो अनुदान मतलब 400 रुपये सब्सिडी थी वो घटा दी, तब मुझे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो मिला उसकी गणना हो जाती है। तो अगर अपन बाज़ार की रेट देखते हैं तो बाज़ार में की रेट में ये चीज़ क्या होती है, शामिल होती है। मार्केट में अपन जो कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें ये चीज़ एनआईटी है ना, वो टैक्स है ना, वो जुड़ा हुआ होता है। जबकि अगर फैक्ट्री की लागत देखें, साधन लागत देखें, फैक्ट्री की जो कॉस्ट है उसके आधार पर देखें तो उसमें ये चीज़ शामिल नहीं होती है। मतलब फैक्ट्री में से कितने रुपए में माल निकलता है वो तो है क्या, साधन लागत, और मार्केट में किस रेट पर मिलता है वो है बाज़ार मूल्य, ठीक है। तो उत्पादन की बाज़ार मूल्यों पर गणना हेतु साधन लागत पर उत्पादन, फैक्ट्री की जो लागत पर उत्पादन है उसमें एनआईटी जोड़ते हैं। मतलब बाज़ार मूल्यों पर माल को अगर काउंट करना ना, गिनना है, गणना करनी है ना, तो उसके लिए फैक्ट्री की जो लागत थी उसमें ये टैक्स क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और साधन लागत पर अगर उत्पादन की गणना करनी है तो बाज़ार मूल्यों पर जो दे रखा है उसमें से ये टैक्स क्या कर देंगे, घटा देंगे, एनआईटी घटा देंगे। एनआईटी गणना जीआईटी, जीआईटी का मतलब होता है ग्रोस इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रोस का मतलब होता है सकल, कुल, तो कुल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो आगे इनका यूज कैसे होगा वो अपन आगे आने वाले चैप्टर में देख लेंगे। एनएफआई का बताया था, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो मैं इनके नोट्स की कॉपी आपको साथ में लगा रहा हूँ, आप वो देख लेना और नोट भी कर लेना, ठीक है। आज इतना काफ़ी है, नया चैप्टर कल स्टार्ट करते हैं।